हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यानी साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताता रहूँगा, जिसे आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो वीडियो जो है वो आपको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को एकदम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके हर तरह का एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरामेडिकल के रिगार्डिंग और पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु किसके कारण से त्वरित होती है यानी एक्सेलरेटेड होती है? जल्दी बताओ, कोई भी वस्तु किसके कारण से त्वरित यानी एक्सेलरेटेड होती है, यही बताना है। तो बल के कारण, द्रव्यमान के कारण, या प्रत्यास्थता के कारण, या दाब के कारण। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी बल के कारण जो है कोई भी वस्तु जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ से पूछ लेता है डायरेक्टली, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो सबको पता है बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, पता है ना। तो ठीक है, अब यहाँ से द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक तो केजी होता है। ठीक है, और यहाँ से एक और पूछ लेता है, यंग प्रत्यस्थता, यंग प्रत्यस्थता, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मान लो ये सब तो पता था, बल का द्रव्यमान का पता था, इसका बताओ। यानी यंग प्रत्यस्थता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका होता है न्यूटन बाई मीटर। न्यूटन बाई मीटर होता है, हमेशा याद रखना, न्यूटन बाई मीटर किसका? यंग प्रत्यस्थता का। ठीक है, और दाब का ऐसी मात्रक सबको पता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोलक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी पूछा यह गया है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा? बताओ, लोलक के भार पर, लोलक की लंबाई पर, या गुरुत्वीय त्वरण पर, या धागे की ऐंठन पर? तो जल्दी से राइट आंसर दो। यानी पूछा यह गया है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो लोलक के भार पर, लोलक की लंबाई पर, या गुरुत्वीय त्वरण पर, या धागे की ऐंठन पर? जल्दी से राइट आंसर दो। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी लोलक के भार पर ये निर्भर नहीं करता। ठीक है, ठीक है, यानी पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर नहीं करेगा? लोलक के भार पर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से राइट आंसर दो। पूछा ये गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक कैसा होता है? अवतल होता है, यानी ऑप्शन बी है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हो और बार बार रिवीजन करते हो, देख लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी? यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया गया है स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम होगा तो। ठीक है, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? क्या होता है? एम गुना जी गुना एच होता है, सबको मालूम है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एम गुने जी गुने एच होता है। तो अब बताओ, यहाँ से मेरा मास कितना दिया है? द्रव्यमान 5 kg दिया है, तो 5 लिख लूँगा मैं। ठीक है, और गुना, और जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का मान सबको पता है 9.8 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो 9.8 लिख लिया मैंने। और हाइट कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है, तो गुने 10 हो जाएगा। अब इतने को सॉल्व करोगे तो ये तो पॉइंट से मैं एक जीरो काट दूंगा,
अब 98 में आप 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा, यानी 8×5 = 40, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 9×5 = 45 और 4 49, 49 हो जाएगा। तो यहाँ से 490 जूल जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में होता है, द्रव में, ठोस में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अब राइट आंसर दो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम होता है किस में होता है, द्रव में, ठोस में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं। तो वेरी गुड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको ही बताओ। तो चलिए गाइस अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो ध्वनि का वेग होता है वो किस में होता है, वो ठोस में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन और भी पूछ लेता है ध्वनि से रिलेटेड, मैं बता देता हूँ आपको। एक पूछ लेता है ध्वनि जो है नहीं गुजर सकती, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो किस माध्यम में नहीं गुजर सकती है ध्वनि, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो हमेशा याद रखना ध्वनि जो है वो नहीं गुजर सकती किस में। चलो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है निर्वात। जल्दी से बताओ ध्वनि किस में से नहीं गुजर सकती। दो ऑप्शन मैंने दिया है, वायु, निर्वात। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, तो ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं गुजर सकती, है ना। तो ऑप्शन बी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है किस में होता है। चलो इसमें भी मैं दो ऑप्शन देता हूँ। पहला है लोहा, दूसरा है वायु। जल्दी से बताओ, यानी ध्वनि का जो वेग है अधिकतम होता है किस में होता है, लोहा में या वायु में। जल्दी से बताओ, दो ऑप्शन दे दिया हूँ मैं। तो वेरी गुड, जो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में होता है, लोहा में होता है, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो किस लेंस का जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा बनता है, उस लेंस के बारे में पूछा गया है। तो बताओ कौन सा लेंस होगा, उत्तलोत्तर लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो उत्तलोत्तर लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप सबका ठीक होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, और यदि यहाँ पूछ ले अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है तो क्या बताओगे। यदि यहाँ पर पूछ लेता है अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब है वो आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। ठीक है, यानी अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बताओ, तो वो होता है आभासी। ठीक है, सीधा और छोटा आकार का होता है। तो हमेशा याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ये गया है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में पूछ लिया है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछ लिया है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट जो है वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कौन सा अदिश राशि है और सदिश राशि है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सब डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सा है। तो विद्युत विभीय यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या धारा घनत्व, या विद्युत क्षेत्र, या घसीट वेग। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। यानी इनमें से अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है कौन सा है, विद्युत विभव, या विद्युतीय विभवांतर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, या धारा घनत्व, या विद्युतीय क्षेत्र, या घसीट वेग। तो जल्दी से बताओ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विद्युतीय विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है
वो क्या है, एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये सब जो है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं मेरा अदिश राशि कौन कौन है। अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से हैं। तो हमेशा आप लोग याद रखना, वॉल्यूम जो है वो क्या है, अदिश राशि है। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, नोट कर लो आप लोग, स्पीड हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, मास हो गया, टाइम एंड टेम्परेचर, ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा स्केलर क्वांटिटी है ना, यानी अदिश राशि है। फिर से मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, ये सब मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया यानी अदिश राशि हो गया। ओके, और एक ये भी आ गया क्या, विद्युतीय विभव, ये भी जो है मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये छूट गया, इसे भी नोट कर लेना। ओके, अब अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की यानी सदिश राशि की, तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आप लोग याद कर लो। वेलोसिटी हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, और मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम हो गया। ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा सदिश राशि है, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ये प्लीज़ नोट कर ही लो, क्योंकि ये जो है पूछ लिया जाता है, इसमें बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस में कौन सा रोग दूर होता है। तो बताओ, अब बिंदुकता होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर दो। यानी बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस से कौन सा रोग दूर किया जा सकता है। तो अबिंदुकता या निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो अबिंदुकता का इंग्लिश जो होता है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अब बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए गाइज मैं बता देता हूँ, यानी सिलिंड्रिकल लेंस से जो है वो रोग दूर किया जा सकता है, कौन सा, अबिंदुकता रोग, ठीक है, यानी एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, सबको मालूम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करते रहना, ठीक है, इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा मोटिवेट फील करता हूँ अपने आप में। तो यदि पसंद आ रही हो तो ही लाइक करना, ओके, वरना डिसलाइक कर सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के लिए डॉपलर प्रभाव निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, अपेक्षिक गति पर, लंबाई पर, या ध्वनि के वेग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर दो। यानी ध्वनि तरंग के लिए डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, अपेक्षिक गति पर, लंबाई पर, या ध्वनि के वेग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो ध्वनि तरंग के लिए डॉपलर प्रभाव है वो निर्भर करता है किस पे, अपेक्षिक गति पर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है, जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो पूछ लिया गया है, पूछा गया है उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो पूछ लिया गया है, तो हमेशा याद रखना, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धनात्मक यानी पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। यदि यहाँ पर पूछ लेता अवतल लेंस के बारे में तो क्या होता, यानी अवतल लेंस की क्षमता पूछ लेता, तब क्या होता आपका राइट आंसर। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, तो वो ऋणात्मक होती है। ओके, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, पारसिक किसका मात्रक है, बताओ। पारसिक किसका मात्रक है, दाब का, घनत्व का, प्रकाश तीव्रता का, या खगोलीय दूरी का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी खगोलीय दूरी का मात्रक है। ठीक है, कौन? पारेषिक। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जा सकता है, खगोलीय दूरी का सही मात्रक क्या है, तो क्या आपका आंसर होगा? पारेषिक होगा। ठीक है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे दाब, दाब का सही मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे? दाब का सही मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताओ सब कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही बताया। तो दाब का जो सही मात्रक होता है वो होता है पास्कल होता है। तो पास्कल से पारसेक को कंफ्यूज मत करना। फिर से एक बार बता देता हूँ, खगोलीय दूरी का जो सही मात्रक है वो क्या है? मेरा पारसेक है। और मैंने यहाँ पर दाब का सही मात्रक पूछा जो कि पास्कल होता है। और घनत्व का क्या होता है सही मात्रक, यानी डेंसिटी का सही मात्रक क्या होता है? तो सबको मालूम होना चाहिए, kg/m³। ठीक है, kg/m³ होता है घनत्व का। और यहाँ से अब लास्ट में पूछूं, प्रकाश तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? देखो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश तीव्रता का जो सही मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। इसको नोट कर लेना। ठीक है, कैंडेला जो है प्रकाश तीव्रता का सही मात्रक होता है, इसको नोट कर लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबको बताना है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, मैं देख रहा था कि आप लोग क्या इसका जवाब देते हो। देखो प्रकाश वर्ष का मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो स्वयं दूरी का मात्रक होता है। हमेशा याद रखना, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक होता ही नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है वो स्वयं खुद ही दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R बराबर 1.5 ओम, V बराबर 9 वोल्ट, तो I बराबर पूछा है, यानी करंट पूछ रहा है। I बराबर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो I बराबर V/R होता है जहाँ V मेरा क्या है? वोल्टेज है ना। R मेरा क्या है? रेसिस्टेंस है। और I मेरा क्या है? करंट। तो करंट पूछा है, तो यहाँ पर V जो है वो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? 1.5 ओम दिया है, यहाँ पर दिया है ना R। और सॉरी, हाँ देखो तो ये तो सही था, I बराबर V/R होता है ना। तो यहाँ पर V जो है वो मेरा कितना है? 9 वोल्ट दिया है, तो 9 मैं लिख दूंगा। R मेरा क्या है? रेसिस्टेंस है, कितना दिया है? 1.5 दिया है। ठीक है, तो मेरा I नहीं निकल जाएगा, यानी करंट तो सिंपली निकल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9/1/5। तो 9/3/2 लिख सकता हूँ मैं, 1/5 को 3/2 के रूप में लिख सकता हूँ, तो 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 बार में चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6 एम्पियर जो है वो मेरा आई आ गया है ना, 6 एम्पियर। ओके, तो 6 एम्पियर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत मोटर, वाटर पंप, डायनेमो, या इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन 10th में भी मिला होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर सबको ही देना है, सब किसी को देना है इसका राइट आंसर। तो जल्दी बताओ, कौन सा यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा को बदलना है यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये किसके द्वारा बदलेंगे हम लोग? तो ये बदलेंगे विद्युत मोटर के द्वारा। ठीक है, तब आपका आंसर जो है विद्युत मोटर हो जाता। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा ये गया है कि यदि किसी तार की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा?
देखो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले तो सिंपली आप लोग को कुछ करना नहीं है, एक फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है। यदि पोले तार की लंबाई यहाँ पर कुछ भी दिया हो और उसके प्रतिशत में पूछ रहा हो कि वृद्धि हो या कमी हो, तो सिंपल आपको एक फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला कौन सा है? तो वो फार्मूला है गाइज ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100। अब यहाँ पर आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर ये ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखें और वी का वैल्यू क्या रखें। तो दोनों यानी ए और वी दोनों का वैल्यू जो है वो 50 ही रखना है आपको। तो रखो अब। तो यहाँ पर 50 प्लस 50, ठीक है, प्लस 50 गुने 50 बटा 100 लिखोगे। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ए का भी वैल्यू जो है वो 50 ही रखना है और बी का जो वैल्यू है वो भी 50 रखना है। तो अब देखो, तो 50 प्लस 50, 50 इंटू 50 बटा 100। तो यहाँ से 50 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ से 2 जीरो यानी बटा में 100 है, 2 जीरो से 1 जीरो को 1 जीरो काट दो तो 5 इंटू 5 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और बीच में प्लस है तो प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 125 आ गया, यानी 125% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 125% जो है प्रतिरोध में वृद्धि आएगी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला का इसी का यूज कर देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाने के लिए कितना वेग चाहिए? यानी द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज कितना होना चाहिए? तो सबको मालूम होना चाहिए आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 440 मीटर बाई सेकेंड या 1200 मीटर बाई सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाने के लिए कितना वेलोसिटी जो है वो चाहिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहते हैं? उससे क्या कहेंगे? जल की विशिष्ट उष्मा या जल की गुप्त उष्मा या जल की त्वरित उष्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ। जल के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? तो सिंपली आप लोग याद रखना, उसको हम लोग हमेशा जल की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी पूछ लेता है डायरेक्टली, तो आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, यानी जल की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में क्या संबंध है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन जब मैं 10th में था तो एक टीचर ने मुझसे पूछा था। ठीक है, उस समय मैं नहीं बता पाया था क्योंकि मैं उतना उस समय मैं ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई में। 10th का बात है, यानी आज से बोल सकते हो 5-6 साल पहले की बात है। तो जल्दी बताओ आप लोग इसका राइट आंसर। यानी कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में क्या संबंध है? तो देखो यहाँ पर जो कैपिटल जी तथा जी में संबंध पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल जी बाई जी आर होगा, या स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर होगा, या स्मॉल जी बाई कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी स्मॉल जी बटा कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक दो बात जो है वो जान लेते हैं। ये मेरा कैपिटल जी है, ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो एम है वो मेरा क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, याद रखना। और आर जो है वो मेरा क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, यानी पृथ्वी का रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, तो अब देखो इस कैपिटल जी, जैसे मैं बताया आपको, इसका जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर होता है, यानी ये स्मॉल जी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जी का जो वैल्यू है, कैपिटल जी का वैल्यू है, वो होता है गाइज, हमेशा याद रखना, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 कैपिटल जी का वैल्यू हुआ। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ एम का, तो एम का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है गाइज? तो वो होता है 6 इंटू 10 टू पावर 24। ठीक है, और आर का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, अब इसी सब को आप सॉल्व करोगे ना, तो
तो ये कैपिटल जी का वैल्यू यानी कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल जी का भी वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी, तो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग में होगा? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस में? लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए या पीले रंग के लिए? तो जल्दी से राइट आंसर दो। तो गाइज इसमें जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा बैगनी रंग के लिए जो है वो कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 50 केजी है, तो एक घूमते हुए उपग्रह में इसका आभासी भार कितना होगा बताओ। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका भार जो है 50 केजी दिया हुआ है और पूछ रहा है घूमते हुए उपग्रह में इसका जो आभासी भार है वो कितना होगा। 50 केजी भार होगा, शून्य हो गया, 50 केजी से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा यानी शून्य होगा। ठीक है, आप लोग हमेशा जो है इसको नोट कर लेना कि अगर यहाँ पर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार दे दें, ठीक है, और पूछे कि ये घूमते हुए उपग्रह में इसका आभासी भार क्या होगा, तो हमेशा जो है आपका राइट आंसर शून्य ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी किया करो यार अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए